गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपना जो चैप्टर था वो था राजनीतिक संस्कृति, जिसमें अपने राजनीतिक संस्कृति के अर्थ, राजनीतिक संस्कृति परिभाषा, अपने उसके निर्धारक तत्व और विशेषताएं, यहाँ तक अपने पार्ट फर्स्ट में अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करते हैं भाग सेकंड, जिसमें अपने पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। देखो, प्रकारों की बात करते हैं। अपने राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार है वो अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति अपने बताई गई है। तो देखो, सबसे पहला जो प्रकार आ रहा है वह किस आधार पे बांटा गया है? संख्या, शक्ति और सहभागिता के आधार पर। संख्या, शक्ति और सहभागिता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है? देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि लोगों की संख्या के आधार पर या लोगों की शक्ति के आधार पर या लोगों की भागीदारी के आधार पर, सहभागिता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे अपने ध्यान देना, संख्या, शक्ति, सहभागिता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अभिजन संस्कृति और दूसरी जो संस्कृति होती है उसको कहते हैं अपने जनसाधारण की संस्कृति। जनसाधारण की संस्कृति। अब देखो, इनमें क्या अंतर है दोनों में। अभिजन का मतलब होता है कैसा वर्ग? अमीर वर्ग, संपन्न वर्ग, पैसे वाला वर्ग, वो कौन सा हो गया? अभिजन वर्ग। और जनसाधारण का मतलब हो गया आम जनता, नॉर्मल जनता, अपने जैसी। ठीक है, तो देखो, अभिजन संस्कृति पैसे वाली हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि ये लोग जो है ना वो राजनीति में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अरे पैसे वाले होंगे वही राजनीति करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो अभिजन संस्कृति वाले क्या करते हैं? राजनीति में भाग लेते हैं। सरकारी जो निर्णय होते हैं उन सरकारी निर्णयों में भाग लेते हैं और जो भी फैसला होता है उस फैसले के लिए ये लोग क्या होते हैं? उत्तरदायी भी होते हैं। कौन सी संस्कृति हो गई? अभिजन संस्कृति। परिभाषा के तौर पे अपने कह सकते हैं कि ऐसी संस्कृति जिसमें लोग राजनीति में भाग लेते हैं, सरकारी निर्णयों में हिस्सा लेते हैं और सरकारी निर्णयों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। वह संस्कृति कौन सी हो गई? अभिजन संस्कृति। दूसरी संस्कृति आती है अपने जनसाधारण की संस्कृति। ये आम जनता हो गई, तो इसका मतलब ये लोग कैसे होते हैं? ये साधारण लोग होते हैं। ये राजनीति में विशेष रूप से भाग नहीं लेते। विशेष रूप से भाग नहीं लेते मतलब नॉर्मल जनता होगी तो सीधी सी बात है, उनके सामने तो रोटी कपड़ा मकान उनकी समस्या होगी, वो समस्या नहीं सुलटेगी उनसे। तो उनके लिए उनके पास में टाइम नहीं है, पैसे के उनके पास दो वक्त की रोटी कमाने के लिए टाइम नहीं है, तो वो राजनीति कहाँ से करेंगे? अरे एक आम व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है जो दिन भर मजदूरी करके अपना पेट चला रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको राजनीति करने का टाइम ही नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया वह संस्कृति, इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं? साधारण लोग, मतलब आम जनता शामिल होती है। और ये विशेष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते, मतलब ये चुनाव के टाइम पे थोड़ा बहुत राजनीति में योगदान करते हैं, बाकी डायरेक्ट रूप से ये राजनीति में भाग नहीं लेते। और इनकी आशय, इनके व्यवहार और इनके कर्तव्य जो है ना वो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। ये कौन सी संस्कृति हो गई? अपने जनसाधारण की संस्कृति। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट था अपने संख्या, शक्ति व सहभागिता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है? तो अपने दो प्रकार की होती है, अभिजन और जनसाधारण की संस्कृति। दूसरा आधार अपने पढ़ेंगे सैन्य क्षमता या सेना के दबाव के आधार पर। देखो, सत्ता में सेना की भूमिका जो है, इस आधार पर राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है। कई देश आप देखते हो जहां पे सेना का दबदबा होता है, सेना जैसी चाहती है वैसा होता है। कई देशों में सेना तख्ता पलट करती है। तो ये सेना जो है, इस सेना के आधार पर या इस सैन्य सत्ता के आधार पर जो राजनीतिक संस्कृति है वो कितने प्रकार की
होती है। तो अपने ध्यान देना, यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति 3 प्रकार की होती है और ये प्रकार किसने बताए हैं? फाइनर नामक विचारक ने बताए हैं। पहली राजनीतिक संस्कृति होगी विकसित राजनीतिक संस्कृति। दूसरी राजनीतिक संस्कृति होती है वो होती है परिपक्व राजनीतिक संस्कृति। और तीसरी राजनीतिक संस्कृति होती है वह होती है निम्न राजनीतिक संस्कृति। ये 3 राजनीतिक संस्कृतियां होती है। पहली इनको उल्टा लिख दिया, आपके समझ में दिक्कत नहीं हो इसलिए इनको ऐसे कर लेते हैं। पहली हो गई परिपक्व, दूसरी हो गई विकसित और तीसरी हो गई निम्न राजनीतिक संस्कृति। देखो परिपक्व राजनीतिक संस्कृति कौन सी होगी? तीनों में ध्यान रखना, किसकी भूमिका को ध्यान रखना है? अपने सेना की भूमिका को ध्यान रखना है। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति वह होती है जिसमें सेना की दखल अंदाजी नहीं होती है। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति कौन सी होगी? जिसमें सेना की दखल अंदाजी नहीं होती है। मतलब सेना को कोई मतलब नहीं है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, सेना अपने हिसाब से काम कर रही है। वह संस्कृति कौन सी होगी? परिपक्व राजनीतिक संस्कृति। उदाहरण के तौर पे अपने दे सकते हैं आपके ब्रिटेन, अमेरिका, इन देशों में जो राजनीतिक संस्कृति है वह कैसी है? परिपक्व राजनीतिक संस्कृति है। दूसरी होती है विकसित राजनीतिक संस्कृति। इसमें क्या होता है? सेना दखल अंदाजी करती है। देखो कई बार आपने सुना होगा, जैसे अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, कई बार अपने को सुनने में आता है कि पाकिस्तान में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। क्यूबा है, पाकिस्तान है, आपके क्यूबा है, आपके मिस्र है, ये ऐसे देश है जहां पर कैसी संस्कृति है? विकसित संस्कृति है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सेना का दबदबा होता है। सेना क्या करती है? असैनिक सरकार होती है, मतलब सेना की सरकार नहीं होती, सेना के अलावा किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है। तो वह क्या करती है? सेना उस असैनिक सरकार जो होती है उसके ऊपर इस प्रकार की संस्कृति में खतरा बना रहता है, या असैनिक सरकार जो होती है उसको सेना के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि विकसित राजनीतिक जो संस्कृति होती है उसमें सेना की दखल अंदाजी होती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं निम्न राजनीतिक संस्कृति। इसमें नहीं होती, मतलब नगण्य के बराबर होती है, इसमें थोड़ी बहुत होती है और इसमें सबसे ज्यादा होती है। इसमें सेना की दखल अंदाजी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब एक प्रकार से कह दे कि सैनिक शासन ही वहां पर होता है, एक प्रकार से कह दे अपने सेना का राज ही होता है, सेना ही राज करती है। जैसे अपने उदाहरण के तौर पे बात करें, आपके सीरिया है, अपने लीबिया है, अपने पड़ोसी देश म्यांमार है, ये ऐसे देश है जहां पर क्या है? निम्न राजनीतिक संस्कृति है। अर्थात यहाँ सैनिक सत्ता जो होती है वो ज्यादा प्रभावी होती है, सेना का ही राज होता है। तो ये कौन से आधार पे हो गए? अपने सैन्य क्षमता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। आपने 2 आधारों पर पढ़ चुके हैं, संख्या, शक्ति, सहभागिता, मतलब लोगों की संख्या के आधार पे, लोगों की शक्ति के आधार पे, लोगों की भागीदारी के आधार पे। और दूसरा आ रहा है सेना में या सत्ता में सेना के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तीसरा प्रकार अपने बात करते हैं, दो आधार अपने कंप्लीट हो चुके हैं। देखो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है अपने, मैं इस पार्ट के आपको 3-4 क्वेश्चन बता दूंगा जो मोस्ट क्वेश्चन है, और आने वाले कुछ समय बाद में अपने कुछ क्वेश्चन के आधार पर भी अपने वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी तैयारी होती रहे। क्योंकि पॉलिटिकल का लगभग सिलेबस हो चुका है। इस चैप्टर के बाद में एक चैप्टर बचता है अपने राजनीतिक सहभागिता, इसके अलावा अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। तो तीसरा आता है अपने व्यक्तियों की भागीदारी के आधार पर, व्यक्तियों की भागीदारी के आधार पर राजनीतिक संस्कृति। देखो इसमें भी राजनीतिक संस्कृति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली राजनीतिक संस्कृति जो होती है वह होती है संकीर्ण राजनीतिक
संस्कृति मतलब लोग कितना हिस्सा लेते हैं। दो प्रकार हो चुके हैं। पहला पढ़ा था अपने संख्या या शक्ति के आधार पे, दूसरा पढ़ा था अपने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर, तीसरा व्यक्तियों की भागीदारी के आधार पर। मतलब राजनीतिक संस्कृति में लोग कितना भाग लेते हैं, कितना इंटरेस्ट रखते हैं, उस आधार पे। तो देखो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, यह वह राजनीतिक संस्कृति होती है जिसमें लोगों को ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है, ना तो किसी प्रकार के राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है, और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होती है। मतलब लोगों को राजनीतिक मुद्दों से, राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक भूमिका से कोई लेन देन नहीं होता, अपने काम से काम रखते हैं। यह कैसी हो गई? संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। दूसरी होती है अधीन या प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। देखो इसमें लोगों को राजनीतिक मुद्दों और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी तो होती है, लेकिन लोग क्या रहते हैं? उदासीन रहते हैं। उदासीन का मतलब, अरे जैसे आप लोगों को पता है कि आपके पड़ोस में एक आतंकवादी रह रहा है, आपके पड़ोस में कोई चोर रह रहा है, आपके पड़ोस में कोई डाकू रह रहा है, लेकिन अपनी ये सोच बना लिया यार भाड़ में जाए, अपने को क्या मतलब है, वो अपना कर रहा है, अपने अपना कर रहे हैं, अपने के बिना मतलब में उधारी ले। ऐसी कई बार अपनी सोच होती है। बीच बाजार में 5 व्यक्ति झगड़ रहे हैं, अपने खड़े खड़े देख रहे हैं, अपने ये सोचते हैं मरने थे, अपने को क्या लेना देना है। तो वही बात यहाँ पर है। अधीन या प्रजाभावी जो संस्कृति होती है ना, इसमें लोगों को राजनीतिक मुद्दों की भी जानकारी होती है, राजनीतिक व्यवस्था की भी जानकारी होती है, राजनीतिक भूमिका भी जानकारी होती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? बाहर में जाए, अपने को क्या मतलब है, पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, ऐसी सोच अपने रखते हैं। मतलब उदासीन रहते हैं एक प्रकार से, अपने को कोई लेन देन नहीं है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, कितना घपला कर रहा है, इस बारे में अपने क्या रहते हैं? एक प्रकार से उदासीन रहते हैं, नगण्य रहते हैं। वह संस्कृति कौन सी होगी? अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। तीसरी होती है सहभागी संस्कृति। देखो ये एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। सहभागी संस्कृति, इसमें भी देखो जानकारी तो होती है, साथ ही साथ में लोग क्या करते हैं? राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक भूमिका जो होती है उसमें भाग लेते हैं। व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है। वह अपने राजनीतिक अधिकार, अपने राजनीतिक कर्तव्यों को समझता है। वो कौन सी हो गई? सहभागी। इसमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती, कोई मतलब नहीं है। इसमें जानकारी होती है, लेकिन लोग कैसे रहते हैं? उदासीन रहते हैं। इसमें जानकारी होती है, और जानकारी होने के साथ साथ में लोग सचेत भी रहते हैं, जागरूक भी रहते हैं, अपने राजनीतिक अधिकारों को, अपने राजनीतिक कर्तव्यों को समझते हैं, अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी हो गई? सहभागी संस्कृति। क्लियर है अपने? अब बात करते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक, राजनीतिक संस्कृति का सबसे मेन प्रकार जो है वो, यही अपने क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, ध्यान रख लेना अपनी। व्यक्तियों की भागीदारी के आधार पे हो गई। नंबर 4 है राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर। राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है? तो देखो राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, इस राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति जो है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। और ये 4 प्रकार किसने बताए? अपने आमंड ने बताए। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आपने, ठीक है। देखो इस पार्ट के मेन क्वेश्चन बता दूं आपको। पहला क्वेश्चन राजनीतिक संस्कृति का अर्थ व परिभाषा बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपको आमंड पावेल और एलन बोल, इनकी पुस्तकें बताइए और इनकी परिभाषा बताइए। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व है। चौथा क्वेश्चन राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं, और ये 5वां क्वेश्चन। इनसे बाहर क्वेश्चन अगला आपसे नहीं पूछेगा, लगभग चांस यही है। एक क्वेश्चन इनमें से छोटा अगर पूछे तो वो ये पूछ सकता है कि भारत जैसे देश में किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, बस इतना ध्यान रख लेना। तो भारत जो है इसमें गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, या इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति भारत में होनी चाहिए, बस। तो देखो पहली बात करते हैं अपने 4 प्रकार है, इसमें पहला आता है आंग्ल
अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति। देखो एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति, देखो एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति कौन सी होती है? वह संस्कृति जिसमें आम लोगों की क्या होती है? सहमति होती है। मतलब जिसमें आम जनता होती है, उस आम जनता की लक्ष्यों व साधनों में क्या होती है? आम सहमति होती है। लोग जो भी निर्णय होता है, राजनीतिक दलों द्वारा जो निर्णय किया जाता है, सरकार के द्वारा जो निर्णय किया जाता है, उस निर्णयों में आम जनता जो है वो क्या होती है? भागीदार होती है, उनकी सहमति होती है। और इन देशों में जो संस्कृति पाई जाती है वह संस्कृति कौन सी होती है? उदारवादी लोकतांत्रिक संस्कृति होती है। उदारवादी लोकतांत्रिक संस्कृति, यह संस्कृति इन देशों में पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण अपने दे सकते हैं। उदारवाद की प्रक्रिया कहां पे? अपने इंग्लैंड और अमेरिका जो है, इन देशों में राजनीतिक संस्कृति का यह प्रकार पाया जाता है। क्वेश्चन अगला कैसे पूछेगा आपको? क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति जो है वो किन देशों में पाई जाती है, या यहाँ पे संस्कृति का स्वरूप कैसा होता है? उदारवादी लोकतांत्रिक स्वरूप होता है, या इसकी खास बात क्या होती है? खास बात यह होती है कि इसके जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों में, उन लक्ष्यों में, या जो साधन अपनाए जाते हैं, उन साधनों में आम जनता जो है उसकी सहमति होती है। आम जनता की एक प्रकार से अपने कहे कि आम जनता का सहयोग होता है। वह कौन सी हो गई? एंग्लो राजनीतिक संस्कृति। नंबर 2, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति, देखो यहां पर भी जो राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप होता है वह उदारवादी लोकतांत्रिक होता है इन देशों में भी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर ऊपर वाले में तो आम जनता की सहमति है, लेकिन यहां पर आम जनता की सहमति नहीं होती है। आम जनता से किसी प्रकार की कोई सहमति, किसी प्रकार के कोई राय विमर्श, किसी प्रकार की कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस प्रकार की जो संस्कृति है, या जिन देशों में यह संस्कृति पाई जाती है, वहाँ पर विघटन, टकराव, या अपनी कह दें कि हिंसात्मक गतिविधियां होती है, जिससे कई नवीन संस्कृतियों का निर्माण होता है, या दूसरी भाषा में कह दें कि कई उप संस्कृतियां बनती है, जिनमें आपस में लगातार क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। जैसे अपने उदाहरण के तौर पे आपके फ्रांस है, आपकी इटली है, अपने जर्मनी है, इन देशों में जो संस्कृति है वह कैसी है? महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति है। एक बार देखो अपने शायद नेट में क्वेश्चन आया था कि वह संस्कृति का वह कौन सा प्रकार है जिसमें उप संस्कृतियां पाई जाती है। तो उप संस्कृति वाला कौन सा हो गया? महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति। या निम्न में से किस देश में उप संस्कृति पाई जाती है? ऐसा भी क्वेश्चन अगला आपको दे सकता है। स्वरूप दोनों का सेम है, लेकिन अंतर इतना है, यहाँ पे सहमति है, यहाँ पर सहमति नहीं है। और जहाँ पर कोई भी कार्य बिना जनता की सहमति के, जनता से बिना विचार विमर्श किए या जनता के ऊपर थोपा जाएगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर टकराव की भावना होगी, विघटन होगा, हिंसात्मक घटनाएं होगी। नंबर 3 आती है अपनी गैर पश्चिमी राजनीतिक संस्कृति, या इसको अपनी या पूर्व औद्योगिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति, देखो यह संस्कृति कहाँ पाई जाती है? यह संस्कृति तृतीय विश्व के देशों में पाई जाती है। अब तृतीय विश्व के देश कौन से हैं ये आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं
कि 1939 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए, अर्थात जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, जो पहले कभी क्या थे, औपनिवेश थे, जिनके ऊपर पहले किसी दूसरे देश का अधिकार था, उन देशों की जो संस्कृति है वह कैसी है, वो किसी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति में। इसके उदाहरण के तौर पे अपने कह सकते हैं कि मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है वो किस में आएंगे, अपने गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति में आते हैं। तो अपने भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में है, एशिया में है, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के 2 साल बाद, यही तो हुआ था ना। तो अपने भारत में किस प्रकार की संस्कृति है, गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति। इसको आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गई। नंबर 4 बात करते हैं अपने सर्वाधिकारवादी संस्कृति। सर्वाधिकारवादी संस्कृति, देखो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति जहां शासन दमन व उत्पीड़न पर आधारित होता है। किसके ऊपर, दमन, उत्पीड़न, हिंसा, इस पर आधारित होता है। मतलब जहां पर जनता की भावनाओं को दबाया जाता है, जनता की भावनाओं को कुचला जाता है, जहां पर जनता की सहमति जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, अगर होती है तो नाम मात्र की होती है, फॉर्मेलिटी के तौर पर होती है, वहां जो संस्कृति होती है वो कैसी हो गई, सर्वाधिकारवादी संस्कृति। मतलब इस संस्कृति में ना तो किसी प्रकार की कोई विरोधी संस्कृति होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई विपक्षी संस्कृति होती है। मतलब कोई विरोधी पार्टी या विपक्षी पार्टी इसका विरोध करने वाली नहीं होती। यहाँ पर एक ही दल का बाहुल्य होता है। जैसे अपने आपकी चीन, आपके कोरिया, ये ऐसे देश है जहां पर कैसी संस्कृति है, सर्वाधिकारवादी संस्कृति है। क्यों? क्योंकि चीन है, जैसे चीन में एक ही दल की सरकार बनती है, कोरिया है वहां पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ की जो संस्कृति होती है वह दमन, उत्पीड़न, हिंसा पर आधारित होती है। यहाँ पर जनता से किसी प्रकार की कोई राय विचार विमर्श, किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली जाती। अगर कोई विरोध करता है तो उसको हिंसा, मारपीट के माध्यम से उसके विरोध को दबाया जाता है। और इनका विरोध करने के लिए ना तो कोई विरोधी पार्टी होती है, ना ही कोई विपक्षी पार्टी होती है। क्लियर है। ये थे अपने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। कितने प्रकार है? 4 है। किसने दिए थे? आमंड ने दिए थे। ये हो गए अपने राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण जो होता है, इनमें क्या संबंध है। अब देखो कोई 2 टॉपिक है, कोई मोस्ट नहीं है, कोई विशेष नहीं, बस मोटी मोटी 2 चीजें ध्यान रख लेना इनमें। पहला तो आता है अपने राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति में संबंध। देखो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहली लाइन तो ये लिख देना कि दोनों के मध्य संबंध जो है वो किस प्रकार के हैं, घनिष्ठ है। चाहे किसी के संबंधी पूछ ले, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सहभागिता पूछ ले, राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक सहभागिता पूछ ले, राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक सामाजिकरण पूछ ले, इनमें ध्यान रखना दोनों के ही संबंध कैसे है, घनिष्ठ है। मतलब दोनों एक प्रकार से काफी क्लोज में है। देखो राजनीतिक सामाजिकरण आपको मैंने पढ़ाया था। राजनीतिक सामाजिकरण का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना, स्थानांतरित करना, वही क्या है, राजनीतिक सामाजिकरण है। तो कहने का मतलब हो गया कि राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि यह राजनीतिक सामाजिकरण है ना, वो राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखता है, राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखता है। अरे राजनीतिक सामाजिकरण में तो होता है ना कि मूल्य, विश्वास, भावनाएं जो होती है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। कौन सी प्रक्रिया हो गई? राजनीतिक सामाजिकरण हो गई।
और मूल्य, विश्वास, भावनाएं, आस्थाएं, फरताएं, रीति रिवाज, ये किस में आते हैं? राजनीतिक संस्कृति में। तो राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन किया जाता है। मतलब राजनीतिक संस्कृति में कोई बदलाव होता है तो वह बदलाव किसके द्वारा किया जाएगा? राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा राजनीतिक सामाजिकरण जो है वही राजनीतिक संस्कृति को उत्पन्न करता है। राजनीतिक संस्कृति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। उत्पन्न कैसे? अरे प्राचीन विचार है, उन प्राचीन विचारों के स्थान पर नए विचार आ गए, नई पीढ़ी के विचार आ गए। इन नई पीढ़ी के विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम कौन करेगा? राजनीतिक सामाजिकरण। तो राजनीतिक सामाजिकरण जो है वो राजनीतिक संस्कृति को क्या करता है? उत्पन्न करता है, अर्थात नवीन संस्कृति का प्रारंभ करता है। तो ये हो गया इनके मध्य क्या संबंध। अब लास्ट अपने पॉइंट आता है कि राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। राजनीतिक संस्कृति का महत्व, देखो महत्व के अपने 2-3 पॉइंट ध्यान रख लो। पहला पॉइंट तो है कि इससे संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान जाता है। पहला पॉइंट तो क्या हो गया? संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए राजनीतिक संस्कृति आवश्यक है। अरे राजनीतिक संस्कृति में जो राजनीतिक दल होते हैं, उन राजनीतिक दलों के जो सदस्य होते हैं उनकी उस राजनीतिक दल के प्रति कैसी भावनाएं हैं, कैसी अपेक्षाएं हैं, कैसे विचार है, कैसे आदर्श है, इन्हीं का तो अध्ययन करते हैं ना। तो अपने कह सकते हैं कि संपूर्ण राजनीतिक जो व्यवस्था है ना, उस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, उसको समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता होती है। राजनीतिक संस्कृति के द्वारा राजनीतिक सामाजिकरण का अध्ययन जो है वो क्या हो जाता है? एक प्रकार से सरल हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से राजनीतिक विज्ञान जो है, उस राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र जो है वो कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, या दूसरी भाषा में कह दे कि उसका क्षेत्र जो है वो कैसा हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति से राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में क्या आती है? विवेकता आती है। विवेकता बोल दो या दूसरी भाषा में बोल दो कि अधिक बुद्धिमत्ता आती है। अरे पहले आप ओनली राजनीतिक विज्ञान का ही अध्ययन कर रहे थे और इस राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति शामिल हो गई, तो इसका अध्ययन क्षेत्र कैसा हो गया? व्यापक हो गया। राजनीतिक संस्कृति का आप अध्ययन करोगे तो आप में तर्क, चिंतन, विवेक की शक्ति उत्पन्न होगी और आपकी बुद्धिमत्ता का भी क्या होगा? अधिक विकास होगा। तो ये है अपने राजनीतिक संस्कृति का महत्व। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 2 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल और इधर है आपके हिस्ट्री। पॉलिटिकल में अपना एक ही चैप्टर बचा है राजनीतिक सहभागिता वाला, बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अपने हिस्ट्री जो है इसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है और आज या कल में वो पूरा हो जाएगा। चौथा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 7वां जो चैप्टर है उसके भी 1-2 वीडियो बना दिए गए हैं। अगर कोई जैसे मान लो अभी अपने चैनल से जुड़ा है, जिसको पुराने वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर अपने जो वीडियो है उनकी डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट जो है उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप पॉलिटिकल या हिस्ट्री के जो भी वीडियो देखना चाहे वो आप देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? और हाँ देखो, ये अवधारणा वाले जो टॉपिक है वो काफ़ी थोड़े से डिफ़िकल्ट है। 1 या 2 बार आप इनको अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे, तो मेरे ख्याल से आपकी
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी आपकी कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कॉल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन देखो कमेंट में इतना है, जैसे कई बार कोई बच्चा कमेंट करके पूछ लेता है सर आर्थिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है, तो अब वहाँ पे इतना बड़ा मैं टाइप नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।